बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस कि किस तरह से प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से फैटी एसिड्स जो हैं वो बनाते हैं और फर्दर उन्हें यूटिलाइज करते हैं। तो इस सिलसिले के फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल स्टेप्स ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो ग्लूकोज लेवल हायर हो जाता है आफ्टर द फीडिंग। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हायर हो या हमारी बॉडी में एटीपी जो है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो यूजुअली फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। तो उसकी एक वजह तो ये कि जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो हायर होता है तो हमारा एक हार्मोन दैट इज़ द इंसुलिन, वो इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है कि वो कन्वर्ट करे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करे। और दूसरा, जब हायर एटीपी हो जाए और हमारी बॉडी को एटीपी की रिक्वायरमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू इतनी ज़्यादा नहीं, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन के नतीजे में बनने वाले जो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं उनको कम करने की कोशिश करती है और वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है या कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन को स्टॉप करती है और उनसे कुछ और मॉलिक्यूल्स जैसा कि फैटी एसिड जो है उनकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही प्लांट्स जो हैं हमें पता है उनमें अल्टीमेट सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का वो तो है फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो कार्बोहाइड्रेट्स बन और दे आर फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो as we know, carbohydrates such as glucose that is broken down into the pyruvate। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान में ये ग्लूकोज जो है 3 कार्बन के कंपाउंड पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पायरुवेट है देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव होने के बाद ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर इस एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए जो कि 2 कार्बन का एक कंपाउंड है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, टीसीए साइकिल में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, उस साइकिल में एंटर होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है उसके साथ ही ये मिलता है और मिल के दोनों जो हैं 2 कार्बन कंपाउंड ये एसिटाइल कोए और 4 कार्बन का ये ऑक्सैलो एसीटेट दोनों मिलते हैं और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना देते हैं और इसके नतीजे में एक एसिटाइल कोए में से कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये जो सिट्रिक एसिड है ये हमें पता है इट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट बाय द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, और ये जो सिट्रिक एसिड है ये ग्रेजुअली फिर फर्दर कन्वर्ट होता रहता है और अल्टीमेटली एटीपी जनरेट करता है NADPH और दोबारा से बना देता है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट। तो हम यहाँ इसके इनिशियल स्टेप्स जो हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं क्रेब्स साइकिल के वो डिस्कस करने लगे। तो जैसे यहाँ जब हम देखते हैं तो ये हमारा है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। तो सिट्रेट जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अकोनिटेट और सिज अकोनिटेट इन द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में होता क्या है कि ये 3rd कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है और 2nd कार्बन पर जो हाइड्रोक्साइड है ये दोनों होते हैं रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो इन दोनों कार्बन के दरमियान में ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है सिज अकोनिटेट। और इस सिज अकोनिटेट में जब वाटर अगेन ऐड होता है तो हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है 3rd कार्बन पर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है 4th कार्बन पर। तो एक नया मॉलिक्यूल जो बनता है दैट इज़ द आइसोसिट्रेट। अब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में सिर्फ ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ़र्क होता है, बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो आइसोसिट्रेट है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट थ्रू एन इंटरमीडिएट दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सैलोसक्सिनेट। हुआ क्या सिर्फ इसमें कि फर्स्ट स्टेप में ये जो आइसोसिट्रेट है इसमें से रिमूव हो जाता है एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन रिमूव होकर कन्वर्ट करते हैं एक NAD मॉलिक्यूल को NADH में, और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन और ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है। ये ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है ये रिलीज करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसके नतीजे में 5 कार्बन
अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन जाता है। तो अगर यहाँ पर हमें पता है जब NADH बनते हैं तो NADH जो हैं वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द ATP, या NADH जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ATP मॉलिक्यूल जब इस स्टेप में या ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो हायर लेवल ऑफ ATP है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ दिस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब काम करना बंद कर देगा तो श्योरली आइसोसिट्रेट जो है दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो आइसोसिट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाएगी इंक्रीज, और आइसोसिट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी इंक्रीज तो हायर लेवल ऑफ आइसोसिट्रेट आर इंटरकन्वर्टेड बैक टू सिट्रेट। तो सिट्रेट की अकोमुलेशन जो है ड्यू टू द इनएक्टिविटी ऑफ दिस हाइड्रोजिनेज एंजाइम वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाती है इंक्रीज। तो ये जो अक्यूमुलेट होते हैं सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल के बाहर आ जाते हैं ये जो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट के मॉलिक्यूल हैं 6 कार्बन कॉन्टेनिंग। अब ये जो सिट्रेट जो कि इस वजह से बाहर आ गए कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है दैट इज़ नॉट कन्वर्टिंग दिस आइसोसिट्रेट इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये वाले जो हैं ये फिर यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। इस तरह से कि एंजाइम that is called as citrate lyase. This citrate lyase is responsible for the breakdown of this citric acid. वो इस citric acid को तोड़ता है, एक तो बनाता है 4 कार्बन का कंपाउंड that is the oxaloacetate ओरिजिनल, जिससे ये मिलकर बना था oxaloacetate। तो ये जो oxaloacetate है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। अगर आप यहाँ पर देखें इस ऑक्सैलोएसीटेट को और मैलेट को तो फ़र्क सिर्फ ये है कि NADH जो है वो यूटिलाइज हुए और NAD में बने, और यहाँ से उतरने वाले 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड हो जाते हैं इस कार्बन पर, जिससे रिड्यूस होके ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। और ये जो मैलेट बना है ये फर्दर ट्रांसफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ मैलिक एंजाइम, और ये जो मैलिक एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम इस तरह से कि ये मैलेट को कन्वर्ट करता है इस पायरोवेट में साइटोप्लाज्म में, और ये पायरोवेट फिर फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाता है या ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहाँ पर ये फिर TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल रन करता है। तो मैलिक एसिड और मैलिक एंजाइम इस वजह से इंपॉर्टेंट वन है कि मैलिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। ये NADPH जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये जो NADPH की एक्यूमुलेशन है साइटोसोल में, तो ये असल में रिड्यूसिंग पावर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो सिट्रेट लाइएज ने एक तो ये काम किया कि उसने सिट्रिक एसिड को ब्रेक डाउन किया 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट में, और दूसरा इंपॉर्टेंट वन काम ये करता है कि ये कन्वर्ट करता है 4 कार्बन का, तो इसने बना दिया था ये ऑक्सैलोएसीटेट यहाँ से टूट के, बाकी ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है इसके साथ ये मिलाता है कोएंजाइम A, और कोएंजाइम A मिला के ये बना देता है एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA यूजुअली वो बनता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लेकिन ये एसिटाइल CoA फॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट लाइएज। तो ये जो एसिटाइल CoA है इट इज़ देन कार्बोक्सिलेटेड इनटू मेलोनाइल CoA, कि इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है, और इस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था हमारे पास एसिटाइल CoA वो 1, 2, 3 कार्बन के कंपाउंड मेलोनाइल कोएंजाइम ASH में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कन्वर्जन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज ACC एंजाइम, जिसमें बायोटिन जो है वो उसके कोफैक्टर के तौर पर रोल प्ले करता है। अब ये जो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज है या ACC एंजाइम है, इसकी रेगुलेशन जो है वो होती है 2 तरह से, एक है एलोस्टेरिक रेगुलेशन और सेकंड वन इज हार्मोनल रेगुलेशन।
ये जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है उसमें तो एक है कि सिट्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सिट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी हायर तो जो ACC एंजाइम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करेगा तो सिट्रेट को मेलोनाइल को एंजाइम A में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट तो ये इसका होता है पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स जितना ज़्यादा सिट्रेट उतनी इसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा। दूसरा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जितने ज़्यादा होंगे तो अक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी इस ACCA की एक्टिवेशन को। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की अक्यूमुलेशन जो है वो रोक देती है ACCA की एक्टिविटी को, ताकि वो सिट्रेट को कन्वर्ट ना करे एसिटाइल CoA में और फर्दर मेलोनाइल CoA में। इसी तरह से हार्मोन्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको रेगुलेट करने में। तो हार्मोन्स जो इम्पॉर्टेंटली रेगुलेट करते हैं दैट इज़ द इंसुलिन, कॉर्टिसोल, नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन एटसेट्रा। हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे इन हार्मोन्स के रोल को। पहले हम एंजाइम की दो जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लें। तो ACC जो एंजाइम है, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके उसे मेलोनाइल एसिटाइल CoA को मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट करता है। तो ये अब दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है। और वो दो फॉर्म्स कौन सी? वन ऑफ देम इज द एक्टिव फॉर्म एंड अदर इज द इनएक्टिव फॉर्म। ये जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है इसमें प्रोटीन के दो जो यूनिट हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइमेरिक फॉर्म। और ये जो दो यूनिट हैं सारे ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म। जब इन्हें मिलता है सिट्रेट, जैसे अभी हमने देखा कि सिट्रेट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट काज करता है, तो सिट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो वो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवा के ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो बना देता है। और पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो होती है इसकी एक्टिव फॉर्म। जबकि अभी हमने देखा कि ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स CoA होते हैं वो इनहिबिट करते हैं इसकी एक्टिवेशन को। तो ACC जो कि दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, एक उसकी डाइमेरिक फॉर्म है और एक उसकी है पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो यूजुअली होती है एक्टिव और डाइमेरिक फॉर्म जो है वो इनएक्टिव होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल रोल इनका, कि कैसे ये जो है वो रोल प्ले करते हैं कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये जो ACCA एंजाइम है। तो इसको रेगुलेट करता है एक तो हमारा इंसुलिन। ये जैसे ब्लू में हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि गोल हमारा सेल है और हेयर वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, जो ही इंसुलिन इसके साथ आके लगता है तो ये सेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसे प्रोसीड करता है इनसाइड द सेल और सेल में प्रोड्यूस होता है या एक्टिवेट होता है। तो इंसुलिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस PPP। ये PPP क्या काम करते हैं इसको हम लेटर डिस्कस करते हैं। तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ये जो ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स हैं, ग्लूकागॉन के लिए, एपिनेफ्रीन के लिए, नेफ्रीन, कॉर्टिसोल के लिए हैं ये। जब भी ये वाले हार्मोन्स जो हैं वो इन रिसेप्टर्स पर आते हैं, रिसेप्टर्स उन्हें रिसीव करते हैं, तो ये सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करवाते हैं इनसाइड द सेल, जिसके नतीजे में प्रोटीन काइनेज A एंजाइम जो है प्रोड्यूस होता है। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्टिव ACC। तो ये जो ACC जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, इसे ये कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव या डाइमेरिक फॉर्म में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये ऐड कर देते हैं इन पर फॉस्फेट ग्रुप्स। तो जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो फास्फोराइलेशन के नतीजे में ये ब्रेक डाउन होके डाइमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो डाइमेरिक फॉर्म जो है वो इनएक्टिव होती है इस ACC एंजाइम की, जबकि उसके नतीजे इसके मुकाबले में जो इंसुलिन है जिसने सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किया था इनसाइड द सेल और इसके नतीजे में प्रोड्यूस करवाया था फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस। तो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं आके डाइमेरिक फॉर्म पर, और इस
डाइमेरिक फॉर्म में से जो फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं उनको करते हैं रिमूव। तो जो ही फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म में, और जो ही ये पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कन्वर्ट करे इस एसिटाइल CoA को मेलोनाइल CoA में, जो कि प्रीकर्सर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है फैटी एसिड सिंथेसिस में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि ये मेलोनाइल CoA किस तरह से फैटी एसिड्स फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है।